जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। एक गांव है सब, उस गांव का नाम है अद्वैत नगर। अब ये अद्वैत शब्द सुन के आपको क्या समझ में आता है कि साहब हिंदू फिलॉसफी का एक स्कूल है जिसे अद्वैतवाद कहा जाता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्याम, ये जो फिलॉसफी है, ये जो थ्योरी है, ये अद्वैतवाद नहीं देगी। ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत जो है ना ये मिथ्या है। तो साहब ये इस फिलॉसफी को भारत में अद्वैत कहा जाता है। और अद्वैत नगर अगर एक गांव हो तो आपको आपके दिमाग में पिक्चर क्या पेंट होती है? अद्वैत नगर है सब हमारे देश में एक। खैर साहब, अद्वैत नगर की लेटेस्ट कहानी ये है कि ये मुर्शिदाबाद ज़िले में बंगाल में एक गांव है और गांव क्या है, अब छोटा सा एक कस्बा नुमा हो गया है। आबादी है लगभग 12,000। तो वहाँ के साहब बुज़ुर्गों ने और जो मुखिया लोग होते हैं ना गांव के, कस्बे के, उन्होंने एक फतवा जारी किया है कि आज के बाद कोई फ़ोन नहीं रखेगा, आज के बाद कोई लैपटॉप नहीं रखेगा, कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई टीवी नहीं देखेगा, कोई यूट्यूब नहीं देखेगा, कोई महिला जो है वो बुर्के और पर्दे के बिना सड़क पे नहीं दिखाई देगी। इस प्रकार के तमाम, और मतलब अब जो है अद्वैत नगर पूरी तरह शरिया कंप्लायंट हो गया है। मतलब अब शरिया का वहाँ पे कानून चलेगा। मतलब दारू पीने पे 2,000 का जुर्माना है। अगर कोई गाना सुनता मिल गया, संगीत हराम है, और अगर कोई गाना सुनता हुआ मिल गया तो फर्स्ट वायलेशन पे 500 रुपये का जुर्माना रखा गया है। और ऐसे ऐसे मतलब तमाम शरिया कंप्लायंस 100% हो गया अद्वैत नगर में। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने कहा, आपको पता होना चाहिए देश में क्या कुछ हो रहा है। तो साहब इसके अलावा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ महबूबा मुफ्ती। तो साहब उन्होंने भी एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ेदार कभी बयान दिया था कि अगर हमारे ऊपर हमको कुछ ऐसा कुछ झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा कश्मीर में, उन्होंने एक धमकी टाइप दी थी। खैर चलो साहब वो भी पुरानी बातें हो गई। फिर बाद में कश्मीर का क्या हुआ और झंडा किसने क्या उठाया, ये इतिहास है, आप सब जानते हैं। पर कहने का ये मतलब है कि जो लोग धमकी देते हैं ना कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, उसके साथ आज का भारत क्या करता है ये कश्मीर में दिखा दिया गया था। खैर तो साहब हमारे देश में एक चुटकुला चलता है कि इस देश में अगर रिवॉल्वर चाहिए, रिवॉल्वर का लाइसेंस लेना है तो तोप का लाइसेंस मांगो तो रिवॉल्वर का मिलेगा। पर सर हमारे अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है इसने ये ढर्रा ही अब पलट दिया है। अगर जनता रिवॉल्वर मांगती है तो हमारे देश की सरकार तोप देती है। आप पिछला एग्जाम्पल उठा के देख लो, उड़ी में क्या हुआ था। उड़ी में जनता ने कहा बदला लो बदला लो, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में क्या हुआ था सब, बदला लो, पुलवामा का बदला चाहिए, तो बालाकोट तक घुस के मार के आए थे। बर्मा में क्या हुआ था, फिर म्यांमार में अंदर घुस के मार के आए थे, पूरा कमांडो ऑपरेशन हुआ था। कश्मीर में क्या किया, कश्मीर में लोग कहते थे साहब कश्मीर का हल करो, कश्मीर लद्दाख अलग कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड छीन ली, किसी को चूं नहीं करने दिया। जो लोग कहते थे ना कि खून की नदियां बहा देंगे, उन्होंने बाथरूम में धार मारनी बंद कर दी थी, पेशाब तक करने जाना बंद हो गए थे, ऐसा सुना गया है। तो सब ये जो गवर्नमेंट है ना, अगर इससे आप रिवॉल्वर मांगोगे तो ये तोप देती है। तो साहब बहुत दिनों से बंगाल में लोग कह रहे थे कि साहब बहुत ज़्यादा चुनावी हिंसा हो रही है और वहाँ पे
एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का जीना दुभर कर दिया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा रोहिंग्याज आ गए हैं। 5 स्टेट तो ऐसे हो गए हैं जिसमें डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो गई है। और वो अद्वैत नगर का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया था कि वहाँ पे हज़ारों अद्वैत नगर हो गए हैं जहाँ आप अपनी मर्जी से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं कर सकते, दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं कर सकते, आप पूजन अर्चन सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है साहब। इसके अलावा CAA में एक शर्जील इमाम साहब हुआ करते थे, याद होगा आपको। वो कहते थे कि हमारी इतनी डेमोग्राफी है, हमारी तो इतनी पॉपुलेशन है, हमको तो चिकन नेक को काट देना चाहिए। चिकन नेक समझते हैं ना, वो वेस्ट बंगाल में जो सिलीगुड़ी वाला इलाका है ना, वहाँ पे एक ऐसा पार्ट है जिसमें एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है, और भारत का जो इलाका है वो सिर्फ 60 किलोमीटर, वो एक लंबी एक पट्टी है जिसमें चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है। तो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ाई के कारण वो एक मुर्गे की गर्दन जैसा एक पार्ट बन जाता है। और उस चिकन नेक के उस तरफ हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, 7 सिस्टर्स हमारी नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरा है, और उसके बगल में बैठा है साहब चाइना। चिकन नेक से आपको मालूम है चाइना बॉर्डर की दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर है। अगर आप सिक्किम गए हो कभी, सिलीगुड़ी जब आप यहाँ से जाते हैं ना दिल्ली से, तो ट्रेन उतारती है आपको न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी इज़ द ट्विन सिटी ऑफ सिलीगुड़ी। जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है ना, ऐसे न्यू जलपाईगुड़ी एंड सिलीगुड़ी है। तो सिलीगुड़ी जो है वो बेस है आपके कुर्सियांग, दार्जिलिंग और सिक्किम गैंगटॉक जाने का। तो जितने भी हमारे सैलानी हैं वो न्यू जलपाईगुड़ी उतरते हैं, वहाँ से टैक्सी या बस पकड़ के दे गो टू दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड गैंगटॉक। और गैंगटॉक से थोड़ा सा आगे चले जाओ तो नथुला बॉर्डर है, वहाँ पे पाक चाइना का बॉर्डर है। तो चिकन नेक से, सिलीगुड़ी के उस चिकन नेक से चाइना सिर्फ 130 किलोमीटर दूर बैठा है। 130 किलोमीटर का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे दिल्ली से करनाल की दूरी 130 किलोमीटर है। मतलब अगर आप कार से चलें तो 1.5 से 2 घंटे में आप करनाल से दिल्ली आ जाते हैं। और अब जो इतनी अच्छी अच्छी सड़कें भारत सरकार ने बना दी हैं, तो चाइना की अगर एक चाइनीज़ आर्मी अगर चलना शुरू करे और उसको कोई रोकने वाला ना हो, तो 2.5, 3, 4 घंटे में वो नथुला बॉर्डर से 5 घंटे में चिकन नेक तक आ सकती है। तो चिकन नेक कितना सेंसिटिव एरिया है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है, और हमारे पास सिर्फ 20-22 किलोमीटर का एक गलियारा है। तो शर्जील इमाम अपने भाईजान लोग से यही कह रहा था कि उस चिकन नेक को काट दो। ये वैसा ही तकरीबन हुआ जैसे कारगिल में क्या हुआ था। कारगिल में श्रीनगर से ले जाने के लिए एक ही रास्ता है हमारे पास, उसको अगर हम काट देते हैं, और वो भी साल में सिर्फ 5-6 महीने खुलता है, 6 महीना बंद रहता है, तो अगर उसको काट देते हैं तो हम लेह को सप्लाई नहीं पहुंचा पाते इस रास्ते से, फिर हमारे पास सिर्फ एक मनाली वाला रास्ता बचता है। तो कारगिल इसीलिए तो हुआ था कि दे वांटेड टू कट द सप्लाई लाइन ऑफ लेह लद्दाख। इंडियन आर्मी को वहाँ पे हम सप्लाई भेजने थे, एम्यूनेशन, राशन, हमारी इतनी आर्मी बैठी है। तो सब उसी तरह जैसे कारगिल में मुशर्रफ ने, पाकिस्तान ने हमारी सप्लाई लाइन काटने की कोशिश की, तो शर्जील इमाम यही कह रहा था कि चिकन नेक को काट दो। और चिकन नेक अगर भगवान ना करे कट जाता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं सब वहाँ पे। अच्छा, शर्जील इमाम किसके बल पे वो चिकन नेक काटने के मंसूबे बांधता है? भाईजान लोग के। और भाईजान की जनसंख्या इधर ममता जी के राज में पिछले 10 सालों में तो बेतहाशा बढ़ी है। मतलब लाखों लोग आके बसा दिए गए हैं, और वो पूरा का पूरा एरिया, उसमें डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या पूरी परिवर्तन हो गई है।
वो सब मुस्लिम बहुल हो गए हैं और आईएसआई बहुत कायदे से बांग्लादेश में बैठ के हमारे सारे इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में कब्जा करती जा रही है अपने रोहिंग्याओं और अपने बांग्लादेशियों के माध्यम से। उसी का एक ऑफशूट ये अद्वैत नगर वाली घटना है, और अकेला एक अद्वैत नगर नहीं, मैंने नगर का सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। ऐसे कम से कम 1000 गांव होंगे जहां पे आप पूजा नहीं कर सकते हैं। और अभी बंगाल में साहब चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद जो हिंसा हो गई है और लोगों को सरेआम ये कह के मारा जा रहा है कि अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने हमको टीएमसी को वोट नहीं दिया। तो साहब ऐसे इस परिस्थिति में बहुत से लोगों ने कि ये आशा है कि मोदी जी जो है 356 राष्ट्रपति शासन लगा के बंगाल की इस समस्या का हल करेंगे। पर साहब मोदी जी की एक खासियत है, जैसा कि मैंने बताया, मोदी जी से अगर आप रिवॉल्वर मांगोगे तो वो रिवॉल्वर कभी नहीं देंगे, वो राइफल भी नहीं देंगे, वो सीधे तोप देते हैं। तो साहब मोदी जी कभी भी 356 लगा के राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। मोदी जी का एक और सिद्धांत है, मान लो एक आदमी के किडनी में दर्द है ना, तो वो किडनी में दर्द की दवा नहीं देते कभी भी। वो पता है क्या बोलते हैं, अच्छा इसकी किडनी में दर्द है, एक काम करो इसकी किडनी नोच लो। किडनी नहीं लगेगी तो दर्द कहाँ से होगा। मोदी जी का एक और सिद्धांत है कि साहब वो मस्जिद पे एक बहुत बड़ा भोंपू लगा हुआ है और सुबह सुबह 4 बजे जो है वो चिल्लाने लगता है, इसलिए भोंपू उतरवाओ। तो मोदी जी कहेंगे नहीं, भोंपू उतरवाना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, भोंपू मत उतरवाओ, मस्जिद हटाओ वहाँ से। मोदी जी जड़ से समस्या का हल करते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मोदी जी सिर्फ 356 लगा देंगे। 356 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ममता बनर्जी की सरकार चली जाएगी, 6 महीने बाद फिर आ जाएगी, 1 साल बाद फिर आ जाएगी, अगले इलेक्शन कभी तो होगा ना। तो नहीं, सब मोदी जी ने उसका हल ढूंढ लिया। मोदी जी ने बंगाल के कम से कम 2 नहीं तो 3 टुकड़े करने का फुल मूड बना लिया था। और ममता जी कह रही थी ना कि हम बंटवारा नहीं करने देंगे। अब ऐसा आपके हाथ में कुछ नहीं है, बंटवारा कैसे किया जाता है ये इस गवर्नमेंट ने कश्मीर में दिखा दिया है। और वहाँ पर भी लोग कहते थे कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियाँ बहा देंगे। खून की नदियाँ सर बहाना दूर की बात है, जब गवर्नमेंट अपनी पे आ जाती है ना तो आप गवर्नमेंट की मर्जी के बिना मूत भी नहीं सकते। खून बहाना तो बहुत बड़ी बात है, आप मूत भी नहीं बहा सकते बाथरूम में, समझे सर। और ये अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो कश्मीर में 5 अगस्त को जो हुआ था ना, वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, थोड़ा सा पीछे इतिहास टटोल लेना चाहिए। और किस आदमी से डील कर रहे हो ये बात पहले समझ लो। और जहाँ तक देश की सुरक्षा का प्रश्न है, देखिए चिकन नेक की सुरक्षा और 7 सिस्टर्स हमारे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा, पूरे देश की सुरक्षा के लिए कड़ा से कड़ा, बड़ा से बड़ा कोई भी कदम उठाएगा तो ये सरकार उठाएगी और इस सरकार को उठाना चाहिए। इस सरकार को हमने चुना ही इसलिए है कि ये देश की सुरक्षा में किसी किस्म की कोई ढिलाई न आने दें। अच्छा, एक तो हो गया कि बंगाल की समस्या का स्थायी हल बंगाल के कम से कम 2 टुकड़े नहीं तो 3 टुकड़े करके निकाला जा सकता है। ऊपर के जो 8 जिले हैं ना, उनको नॉर्थ बंगाल बनाने की एक प्लानिंग हो सकती है, जिसमें वो दार्जिलिंग, कुर्सियांग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उसके नीचे उत्तरी मिदनापुर, इसी टाइप के कुछ 5-6 ज़िले हैं। तो सर ये जो है उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा, ये 8 जिलों से सर ये नॉर्थ बंगाल बनता है। और एक तो ये हल है क्योंकि इन्हीं में ज़्यादा डेमोग्राफिक समस्याएं। एक दूसरा, एक अगर कल को वाकई चिकन नेक पे हमारी, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली एकमात्र रेलवे लाइन जो है और एकमात्र हमारा हाईवे उसी चिकन नेक के उस 20 किलोमीटर एरिया से गुजरता है।
और एकमात्र हमारी रेलवे लाइन है। तो उसका हल भारत सरकार ने ये सोचा है और इस पर मतलब विचार चल रहा है कि लगभग 60 किलोमीटर एक ऐसी सड़क और ऐसी रेलवे लाइन बना दी जाए जो कि पूरी की पूरी अंडरग्राउंड हो, जिस पे किसी किस्म के अटैक, एयर अटैक या ग्राउंड अटैक का कोई असर ही ना हो। वो 60 किलोमीटर जो हमारी चिकन नेक है वो पूरी की पूरी रेलवे लाइन एक टनल के अंदर से जाए, और वो टनल जो कि किसी भी प्रकार के हवाई हमले से, किसी भी प्रकार के बम से ना तोड़ी जा सके, ऐसी टनल बना सकती है भारत सरकार चिकन नेक के नीचे से। एक दूसरा ऑप्शन भारत सरकार, और उस पर बहुत तेज़ी से विचार चल रहा है, कि दक्षिण दिनाजपुर में जहाँ बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ एक छोटा सा गांव है, और हमारी वहाँ इमिग्रेशन एक चेक पोस्ट है, उसका नाम है हिली इमिग्रेशन। हिली गांव है, 2-2.5 पॉपुलेशन है उस गांव की। वहाँ से बांग्लादेश शुरू हो जाता है, वो ठीक बॉर्डर पे है हिली गांव, जैसे कि मैंने इमिग्रेशन चेक पोस्ट है। वहाँ से बांग्लादेश क्रॉस करके अगर हम मेघालय पहुँचते हैं तो वहाँ का डिस्टेंस सिर्फ 86 किलोमीटर्स है, और मेघालय में जो हमारी जो चेक पोस्ट है उसका नाम है महेंद्रगंज। तो सब 2016 से बांग्लादेश की सरकार के साथ भारत की ये बातचीत चल रही है कि वहाँ पे रोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और उससे कुछ थोड़ा बहुत व्यापार भी बांग्लादेश के साथ भारत का होता है, और वो ऑलरेडी वो एक चलता हुआ रोड है। उस रोड को सिर्फ 4 लेन बनाना है, जिसका खर्चा भारत सरकार करने को तैयार है, और आपसी कोऑपरेशन और आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए भारत और बांग्लादेश की गवर्नमेंट्स इस समझौते पे तकरीबन राजी हो गए। छोटी मोटी उसमें है कि हिली से मेघालय में तुरा तक बांग्लादेश भारत को एक कॉरिडोर देगा, वो जो रोड है उसी को हम 4 लेन बनाएंगे, जिससे ज़रूरत पड़ने पे हम अपना ज़रूरी साजो सामान और अपनी आर्मी का मूवमेंट उस इलाके से कर सके। भारत सरकार ने यहाँ तक ऑफर किया है कि अगर आप कहेंगे तो हम वो 86 किलोमीटर का जो रोड है उसको पूरी तरह एलिवेटेड बना देंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार के कोई सुरक्षा कंसर्न्स ना हो। एलिवेटेड ना, सड़क के ऊपर उठा के बना देंगे, तो उसके लिए भी भारत सरकार तैयार हो गई है। तो साहब चिकन नेक में कल को कोई हमारा रास्ता रोक ना पाए, इसके लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पड़ती है रास्ते में, उस पर एक सिर्फ ब्रिज बनाना है, जो कि आज की गवर्नमेंट इतनी सक्षम है कि 2-3 साल में कैसा भी ब्रिज होगा बना के खड़ा कर देगी। तो साहब भारत सरकार इतनी तैयारियां करने के मूड में आ गई है। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ साहब, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत फर्म रिजॉल्व का ये आदमी है। पिछले 1 हफ्ते से ये व्यक्ति दिल्ली बैठा हुआ था, 2 दिन के लिए दिल्ली गए थे, 3 दिन रह के आए। इन 3 दिनों के दौरान 2 बार होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई और 1.5 घंटे मुलाकात की इन्होंने, और इन्होंने बंगाल की पूरी ग्राउंड रियलिटी, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को सौंप दी है। इसके अलावा वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन से भी मिले और कोयला मंत्री से भी मिले हैं, और उनके मिलने के साथ ही NHRC ने जो भी वहाँ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं आम पब्लिक के ऊपर, उनकी जांच शुरू कर दी है। और कोयला मंत्रालय भी में कोई कोयला घोटाला है वहाँ पे, उसकी भी CBI जांच चल रही है। इस चक्कर में वो सब मिल के आए हैं। तो सब आज की रिपोर्ट ये है कि भारत सरकार ने बंगाल की समस्या का स्थायी हल निकालने का मूड बना लिया है। हाँ, इस गवर्नमेंट की एक खासियत है कि ये जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करती। जिस काम को करती है एक तो संवैधानिक तरीके से करती है, और भारत अपनी सीमाओं की रक्षा और अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 3 है, जो कि भारत सरकार को ये राइट देता है कि वो अपने राज्यों का पुनर्गठन अपनी मर्जी से कर सकता है,
और इसके लिए किसी भी किस्म की किसी राज्य की विधानसभा से रेजोल्यूशन पास कराने की या उनकी सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हम कश्मीर में देख चुके हैं। इसलिए ममता जी जो ये वहाँ पे बैठ के बंगाल में बढ़ के मार रहे हैं ना कि हम विभाजन नहीं होने देंगे, ये सपना उनको छोड़ देना चाहिए। बंगाल का विभाजन तय है, सिर्फ समय की बात है कब होता है। आज होता है, 3 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है या 2 साल बाद होता है, पर बंगाल का स्थायी हल इस सरकार ने सोच लिया है। हम अच्छी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में हल करने की क्षमता हमारा देश रखता है, हमारी सरकार रखती है। आगे भी हम ऐसी ही चर्चाएं आपके साथ करते रहेंगे। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। बहुत जल्दी अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।